अब आगे का रास्ता क्या होता है, किस तरह की रणनीति अपनाई जाती है, सबको इंतजार है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को आखिरकार मिस्टर त्रिपाठी आना तो पड़ेगा महाराष्ट्र में। कब तक विधायकों को आप छुपाते फिरेंगे? और इसी का इंतजार संजय राउत क्या उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आइए बातचीत कीजिए, क्योंकि उन्हें शायद इस बात की उम्मीद है कि आमना सामना होने पर वो उन्हें कन्विंस कर पाएंगे। आना तो पड़ेगा ही ना मुंबई, कब तक रहेंगे गुवाहाटी में? गवर्नर को अपनी लिस्ट दिए हैं, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा मुंबई में। आना तो पड़ेगा और सरकार उद्धव ठाकरे जी की जरूर गिरेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा खेल खेला है और औंधे मुंह गिरे हैं, उनको समझना चाहिए। जो बात आपने शुरू की थी, मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा अंजना जी, कि हर चीज में संजय राउत को आप आगे कर देते हैं और फिर मुंह की खाते हैं। आज शरद पवार जी को अगर धमकी मिलती है, देखिए संजय राउत जी जो बोलते हैं पूर्णतः झूठ होता है, फर्जी होता है। शरद पवार जी को अगर धमकी मिलती है किसी केंद्रीय मंत्री से, तो जयंत पाटिल जी क्यों नहीं आके बोलते हैं, अजीत पवार जी क्यों नहीं आके बोलते हैं, स्वयं शरद पवार जी क्यों आके बोलते हैं? ये बीच के बिचौले जो घूम रहे हैं, जो कभी शिवसेना के लिए करते हैं, कभी शरद पवार के एनसीपी के लिए करते हैं, ये खेल अभी चलेगा नहीं। कल भी मैंने ये बात बोली थी कि ये लोग तब तक बातें करते रहेंगे जब तक पूरी तरीके से गिर नहीं जाएंगे। हम सबको पता है कि कितने विधायक वहां पहुंच चुके हैं। हाँ। हम सब जानते हैं गुवाहाटी में कितने लोग गुवाहाटी पहुंचने से होगा नहीं ना सर, पहुंचना सदन में ही होगा। आएंगे सदन में वोट करेंगे, तो कब तक? बिल्कुल कब तक? देखिए आज ये सवाल खड़ा हो रहा है ना कि किस दम पर ये गुवाहाटी में तो एकजुट रह पा रहे हैं लेकिन मुंबई में नहीं रह सकते। दुबे जी रुकिए, त्रिपाठी जी आ रही हूँ, जल्दी से सुनाते हैं। एकनाथ शिंदे अभी तक की स्ट्रैटेजी पर क्या कह रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने, सुनिए। एकनाथ जी, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कल 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशंस फाइल किए गए हैं शिवसेना की तरफ से। इन पिटिशंस को देखते हुए आपका आगे का रवैया क्या रहेगा? देखिए, पहली बात है, ये ऐसा पिटिशन करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने गठनेता चेंज किया है वो उसके लिए गठनेता चेंज करने के लिए पूरे सभी विधायक जो है उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती है और मेजोरिटी से गठनेता तय किया जाता है। वो एक तो इलीगल गठनेता बनाया है, इसका मतलब व्हिप भी इलीगल है, और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उसको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है, और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है, और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। दूसरा ये कल इन्होंने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि आपके जो हस्ताक्षर है उस पर उनको संदेह है और इसके वजह से आपका दावा वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि एनसीपी इसमें आपको अपना गुट बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है और इसके वजह से आपका गुट ना बन पाए? ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता है, और इसलिए ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिस है। इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है, हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। क्या अभी आप गवर्नर को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत खो चुकी है? इसके तहत गवर्नर से भी इसके बारे में बात की जाएगी, राज्यपाल से बात की जाएगी? अभी हमारी बैठक होने के बाद ही आगे की रणनीति तय हो जाएगी। आप कल हमने सुना कि शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शायद सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जो बगावत करने वाले हैं उनको भुगतना पड़ेगा उसका नतीजा। पवार कह रहे हैं कि अभी भी आपके खेमे में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं और आपकी बगावत पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी का समर्थन है आपके बगावत को। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे से बीजेपी की कोई संपर्क नहीं है, और पवार साहब हमारे लिए बड़े नेता है महाविकास आघाड़ी में, उनके मार्गदर्शन में महाविकास आघाड़ी काम कर रही है, और मेरे लिए पवार साहब भी आदरणीय व्यक्तिमत्व है। अभी उनकी बात उन्होंने कही है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो विधायक है पूरी तरह स्वेच्छा से अपनी मर्जी से आए, वैसा उन्होंने एफिडेविट भी यहाँ पर दिया हुआ है